different election and we are looking at a different one. At the moment with us, Kirti Nidhi Pandey ji from Gorakhpur. Pandey ji, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर। पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं सर, कैसे हैं? ठीक ठीक है सर, बढ़िया। तो सर पता नहीं आप एग्जिट पोल जो आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारा तो सर ये मानना है कि बीजेपी आज तक किसी एग्जिट पोल में नहीं हारी है। हर एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आज 2014 से लेके अभी तक कोई भी इलेक्शन आप ले लीजिए, बीजेपी आगे। अब आप बताएं सर, वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है सर? पिछले दिनों मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो रहे थे जी, तो सब जगह एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रही थी जी, और उन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना लिया जी। तो एग्जिट पोल जो अनुमान का तरीका है, प्राइवेट एजेंसियां एग्जिट पोल करने वाली। हमारा अपना मानना है कि एग्जिट पोल में कितने नमूने लिए गए, किन लोगों से संपर्क किया गया, जिन महिलाओं से संपर्क हुआ वो किस आयु वर्ग की थी, क्योंकि हर आयु वर्ग की समस्याएं अपनी अपनी हैं। बेरोजगार नौजवानों से सैंपल लिए गए कि नहीं लिए गए, इन तमाम मुद्दों पर राय ली गई कि नहीं ली गई। जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पे जनता से राय ली गई कि नहीं ली गई, ये तमाम सवाल हैं एग्जिट पोल पे। और एग्जिट पोल तो है नहीं, जमीनी सच्चाई से परे है एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, तमाम सर्वेज दिखा रहे हैं, सभी सर्वेज में इस बात का अनुमान हम लोगों को था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी एग्जिट पोल। इसलिए बना रहे हैं एग्जिट पोल में 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, 4 जून को जो आएगा जनता का फैसला, उसको सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल इस तरीके के दिखाए जा रहे हैं, इस बार लग रहा है कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल भी प्रेशर बनाने का काम अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर करने का एक प्रयास है। जो अफसर गड़बड़ियां करते हैं काउंटिंग के दौरान, मतदान के दौरान, तमाम रिपोर्टिंग जो आ रहे हैं, इन सब चीजों पे साइकोलॉजिकल दबाव है एग्जिट पोल। और हम तो लगातार, हमारे नेता, हम लोग भी अपने वर्करों से कह रहे हैं कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ स्ट्रांग रूम पे अपनी ड्यूटी दे, बूथों पर से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएं, 7वें चरण में भी। और पहले चरण से लेकर के आज तक हमारे कार्यकर्ता लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि एग्जिट पोल के बाद जब एग्जिट पोल आएगा तो उसका अनुमान निश्चित रूप से अलग होगा। जो इंडिया अलायंस दावा कर रही है 295 प्लस का, वो चरितार्थ होगा और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। क्योंकि देखिए साहब, जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं वो जबरदस्त मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, हालत खराब है सर। किसानों का मुद्दा, किसानों की इतनी बुरी हालत आज तक कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। और मैं ये मान करके नहीं चल सकता कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है, या पंजाब का जो किसान है, हरियाणा का जो किसान है, महाराष्ट्र का जो किसान है, क्या वो चाहेगा कि वही चीज रिपीट हो बार 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 बार? मतलब मेरी जरा समझ के बाहर है ये। कौन चाहेगा? 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपने किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, और फिर भी किसान आप ही को वोट करेंगे। ये जरा समझाया जाए पांडे जी प्लीज। देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी विचित्र स्थिति है जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जी। ये हम लोगों के समझ से भी परे है, क्योंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, उन मुद्दों को लगातार हम जनता के बीच में रखते रहे जी। आपके चैनल के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लगातार पब्लिक में ये बात अपनी कहते रहे। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की समस्याएं हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान की, प्राणों की आहुति दी है कृषि बिल के खिलाफ। तमाम किसान जब दिल्ली आना चाहते थे तो इस तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था की गई, इस तरीके से कील और कांटे लगाए गए थे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए। हमको लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी उतने कील कांटे नहीं लगाए गए होंगे, दिल्ली में लगाए गए। नहीं है। उसके बाद भी अगर इस तरीके के नतीजों का पूर्वानुमान लगा रहे हैं मीडिया के साथी और तमाम एजेंसियां पूर्वानुमान बता रही हैं कि बीजेपी की सरकार है ये,
तो आश्चर्यजनक स्थिति है कि जिस देश में 100 पढ़े लिखे नौजवानों में 80 से 85 नौजवान बेरोजगार, जिस सरकार ने 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो 19 लाख, 19.5 लाख पद रेलवे में थे। 10 साल में लगभग 9 लाख पद समाप्त कर दिए गए। जो रिटायर हुए उनकी जगह कोई भर्ती नहीं हुई, उन पदों को समाप्त कर दिया रेलवे के अंदर। अब केवल लगभग 11 लाख पद बचे होंगे, 10.5 पौने 11 लाख। अब इस स्थिति में भी अगर बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है, अगर वो किसान 700, 750 से ज्यादा किसानों की प्राणों की आहुति देने के बाद भी किसान इनकी सरकार बना रहा है, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी विचित्र स्थिति है इस देश के। और फौज में भर्ती बंद हो गई है। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती है जो 4 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। हमारी जो 6 गुरखा रेजिमेंट हैं, 6 गुरखा रेजिमेंट जो हैं, उसमें पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। अब ये भी खबर आ रही है कि जो नेपाल के गुरखा हैं वो शायद चाइनीज फौज को, चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर लें। और फिर भी लोग जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, हमारे हरियाणा के जो जवान हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो ज्यादातर फौज में जाया करते थे, पंजाब के जो लोग हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। सर मुझे जरा समझाया जाए, ये हो सकता है कि मेरे में इतनी अकल ना हो। देखिए नहीं, देखिए अकल तो आप में भी है, अकल हम लोग भी समझ रहे हैं जो स्थिति है इस देश की। मेरे समझ में तो एक बात नहीं आ रही कि अग्निवीर योजना को नेपाल के अंदर गोरखा रेजिमेंट, जहां से नेपाली नागरिक भर्ती होते हैं जी, उसने पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था कि हम अग्निवीर योजना के तहत, अग्निवीर स्कीम के तहत हम भारत की सेना नहीं ज्वाइन कर सकते। साफ इनकार किया था नेपाल ने जी। और जो अग्निवीर में भर्ती हुए नौजवान, अभी कुछ लड़के जो नई भर्ती हुई अग्निवीर की, उसमें शहीद हो गए। हम तो शहीद ही कहेंगे, क्योंकि सेना की हिफाजत करते वक्त अगर उनकी जान गई तो शहीद ही कहेंगे। सरकार उनको शहीद मानने को तैयार नहीं, सरकार उनको शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। अगर उसके बाद भी इस देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट कर रहा हो, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसके कई फैक्टर हो सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल भी दबाव बनाया जाए अफसरों पर कि सरकार में हम वापस आ रहे हैं, अफसरों पे भी इस तरीके के दबाव कम सरकार में वापस आ रहे हैं, वो गड़बड़ियां करने के लिए तैयार हों। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हैं, हम लोग तो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हमारा कार्यकर्ता पोलिंग से लेकर स्ट्रांग रूम तक, स्ट्रांग रूम से पांडे जी पूरे देश यही चाहता है, पूरे देश यही चाहता है कि अखिलेश यादव जी मोदी जी के विजय रथ को रोके, और पूरे देश एकदम उत्सुकता से यूपी की तरफ देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी मोदी जी को रोक पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पूरे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर बीजेपी को आपको हर्ट करना है तो उत्तर प्रदेश से आपको शुरू करना पड़ेगा। अखिलेश जी करेंगे क्या, और पूरे देश देख रहे हैं। मगर बीजेपी का कहना है कि आपके पास वो जाति समीकरण नहीं है। बीजेपी का कहना है जाति समीकरण आपके पास नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास। बोले जटा वोट जो मायावती का है वो आपके साथ नहीं है। क्या सिर्फ यादव वोट को लेके और कांग्रेस के वोट शेयर को लेके क्या आप बीजेपी को हरा पाएंगे, जब कुर्मी, राजभर, लोध, निषाद, मौर्य, जट ये सब बीजेपी के साथ है, बीजेपी का कहना है। तो पूरे देश का आंख यहीं पर लगा हुआ उत्तर प्रदेश में। उनके जाति समीकरण अखिलेश यादव जी के बयान को जस्टिफाई नहीं करते। पांडे जी देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण की जहां तक बात कर रहे हैं, जो उम्मीदवारी तय किया लोगों का, उस उम्मीदवारी में हमें लगता है कि सभी जाति के, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे लोध हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे दलित समाज के हो, सभी We got an audio problem. I can't hear Mr. Pandey. Can somebody please check the audio? Please. Thank you. I can't hear you, sir. पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही आवाज? अब आ रही है सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है फर्स्ट क्लास। बोलिए सर प्लीज। तो जिस तरीके से
हम लोगों ने सभी जाति समीकरण के साथ जाति लोगों को उम्मीदवार बनाया। हमें पूरा भरोसा है, केवल यादव और माइनॉरिटी नहीं, सभी जाति के लोग जो इस लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो आरक्षण बचाना चाहते हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, जो नौजवान रोजगार पाना चाहता है, इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में रहे और जनता उसको स्वीकार किए। जिस तरीके से जनसभाओं में लोगों का प्यार और समर्थन मिला है, उससे एक बात साबित है कि एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी। पांडे जी आपने सही कहा कि आपने सभी जाति को आपने समीकरण देके आपने टिकट भी दिए, सब कुछ दिए, मगर बीजेपी का कहना है बट ये जो अलग अलग जातियां हैं, जो राजभर है, लोध है, निषाद है, मौर्य, जाट, कुर्मी, इन सबको हमने एम्पावर किया। हमने बहुत सारे को सेगमेंट करके उनको मंत्री बनाए, उनको एम्पावरमेंट दिया, उनको सोशल जस्टिस बीजेपी ने दिया है। इससे पहले इस प्रकार से ओबीसी सेगमेंटेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, ये पहली बार है। इसलिए आपसे बोलते टिकट दिए, बीजेपी कह रहा है हमने इनको मंत्री बनाए, इनको एम्पावर किए। पांडे जी देखिए, जब सरकार में समाजवादी पार्टी रही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चाहे निषाद हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे राजभर हो, इन तमाम जातियों के लोग मंत्री रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल है, उससे भी जो बड़ा सवाल है जिसको लेकर के हम लगातार चुनाव में अपनी बात करते रहे, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में हम अपनी बात रखते रहे कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। उन शिक्षकों की भर्ती में 6800 चयनित शिक्षक जो सिर्फ पिछड़े और दलित समाज के हैं और उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं की। चयनित करने के बाद जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया उस आयोग को, उसके अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो चयनित शिक्षक है, इनका समायोजन किया जाए, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। और आप भरोसा करिए कि 675 दिन हो गए, 675 दिन के 675 दिन के आसपास, 750 दिनों में आज तक किसी पिछड़ी जाति के मंत्री ने, किसी पिछड़ी जाति के सांसद ने, किसी पिछड़ी जाति के विधायक ने, किसी दलित समाज के मंत्री ने उन विद्यार्थियों से मुलाकात नहीं किया, उनके हक की बात नहीं की, उनको नियुक्ति दिलाने में कोई पहल नहीं की। अगर उसके बाद भी पिछड़ा समाज और दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। आरक्षण तो उनका अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, अगर उसको कोई छीन रहा है और छीनने वाले के साथ लोग खड़े हैं तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और हमें भरोसा है कि पिछड़ा समाज, दलित समाज एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। सर्वे कुछ भी दिखाएं, अनुमान कुछ भी लगाए जाए, लेकिन हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगी। पांडे जी, दूसरा कि अखिलेश यादव जी ने जबरदस्त मुद्दे उठाए जो आप बार बार बोलते हो, डिमोनेटाइजेशन कैसे स्मॉल बिजनेस खत्म कर दिया, मणिपुर, किसान आंदोलन, और जिस प्रकार से किले बिछाए गए उनके रास्ते पर लाठीचार्ज हुआ, क्राइम अगेंस्ट वुमन, महिलाओं क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, आपने जो हाईलाइट किया अभी, इन्फ्लेशन, अडानी स्कैम वगैरह जो राहुल गांधी जी ने कहा। मगर बीजेपी कह रहे हैं कि ये अहम मुद्दे जो देश हित के मुद्दे हैं, जहां आर्टिकल 370 है, वहां इंडिया अलायंस ने रीजनल तुष्टीकरण यानी रीजनल और लोकल इश्यूज को आगे डाल के आर्टिकल 370 का बीजेपी और मोदी जी के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किए। वो देश हित में नहीं था, वो देश हित में सोचते नहीं है, देश हित नहीं है बिकॉज आप उसमें तुष्टीकरण, बिकॉज आपको एक वर्ग के, एक धर्म के पूरे रिलीजन को आपको आपके साथ लेना चाहिए था, तो आपने विरोध किया। तो क्या देश हित में जो भी आते हैं आप तुष्टीकरण के मार्ग अपना के वो देश हित में डिसीजन ढंग से नहीं लेते? पांडे जी, मेरे समझ में नहीं आता कि धारा आर्टिकल 370 जहां खत्म हुआ, वह भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इसी अलायंस पार्टनर के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। और देश हित क्या बेरोजगारी बढ़ाना देश हित में है? क्या किसानों की समस्याओं को बढ़ाना, धान खाद की बोरी से 5 किलो चोरी करना, दाम बढ़ाना खाद की बोरी का, ये देश हित में है? क्या महंगाई बढ़ाना देश हित में है?
क्या चाइना जिस तरीके से देश की सीमाओं के अंदर घुस रहा है, क्या वो देश हित में है? क्या अग्निवीर योजना देश हित में है? अगर इस तमाम मुद्दों पे हम मुखर हैं, हम लगातार बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, देखिए चुनाव तो जीत और हार ये एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के, वो लगातार जनता के बीच में रहेंगे और हम उसको लेके रहेंगे। लगातार जनता के साथ हम खड़े रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे और लगातार इन मुद्दों पे बात भी करते लेकिन रहेंगे। पांडे जी, और हम अगर मान सरकार में हैं। लीजिए जी, पांडे जी, आपने जो कुछ कहा है उसमें कोई डिस्प्यूट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आपने कहा है उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी अकेले 325 सीट लेकर के वापस आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन हैं वो कहां पर गलती कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं कि अगर इस तरीके के परिणाम आए तो 2-3 मुद्दों पे विचार करने की जरूरत है। यह माना जाएगा कि हमारी कनेक्टिविटी कहीं कहीं कमजोर रही पब्लिक से, हम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे। दूसरी बात, यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी सही तरीके से परोस के, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी थी तो अपनी गलत नीतियों को, या ये कहिए कि जो जन विरोधी नीतियां थी उस पर भी पर्दा डाल करके वो मुजरा और हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुस्लिम तुष्टीकरण की तमाम योजनाओं को वो जनता तक पहुंचा करके जनता का वोट लेने में सफल रहे हैं। और विपक्ष की कनेक्टिविटी कमजोर होने के नाते विपक्ष सही मुद्दों को भी जनता तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए विपक्ष चुनाव हार गया। इस बात को स्वीकार करना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगली बार उत्तर प्रदेश के जब असेंबली इलेक्शन होंगे फिर आपको भी मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा, दरगाह जाना पड़ेगा। मतलब यही करना पड़ेगा और क्या? मतलब यही हो गया ना सर। मेरी समझ के बाहर है। अगर इतनी बेरोजगारी के बावजूद बीजेपी 330 सीट लेकर के आ जाती है तो फिर क्या है, बताइए ना सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मंदिर जाने का सवाल नहीं है। मैं तो लगातार एक बात कहता रहा हूं कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, गुरुद्वारा जाना धर्म व्यक्ति का निजी विषय है और धर्म हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है इस देश के अंदर कि वो जिस धर्म को चाहे स्वीकार करे, जिस धर्म के साथ रहना चाहे उस धर्म के साथ रहे। लेकिन अब धर्म का जिस तरीके से बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से धर्म का व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से ध्यान लगाने की भी मार्केटिंग हो रही है, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये देश खुशहाल हो, इस देश का नौजवान खुशहाल हो, इस देश का बेरोजगार खुशहाल हो, इस देश का किसान खुशहाल हो, इस देश का व्यापारी खुशहाल हो। और जब सभी खुशहाल होंगे, सभी वर्गों और धर्मों के लोग खुशहाल होंगे, तब ये देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा। और जब देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा तो देश की जो ताकत बनेगी वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत गिरा जाए। पांडे जी, ये तो आपने बात कही जो होना चाहिए, लेकिन जी। जो है उसका क्या? चलिए मान लीजिए आप जीत जाते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। फिर तो क्या है कि अगर मैं कहता हूं अगर जीतते भी नहीं हैं फिर भी अगर इंडिया अलायंस की 200 सीटों के आसपास आ जाती हैं, 200, 210, 220 भी आ जाती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो धर्माधिकरण है पूरे राजनीति का वो नहीं हुआ है अभी तक। बहुत लोग हैं जो बड़े सेंसिबल लोग हैं, अकल वाले लोग हैं, जो बिल्कुल बिलीव करते हैं संविधान में, वो हुआ है। और अगर मान लीजिए नहीं होता है तो फिर तो मतलब या तो आप फिर राजनीति छोड़ दीजिए या हम पत्रकारिता छोड़ देते हैं। मतलब क्या करेंगे फिर उसके बाद? सीधी बात है, मतलब क्या करेंगे सर उसके बाद? तो हम भी वो क्या है, वो साधु महात्मा बन जाते हैं, आश्रम खोल लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं। आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए, क्योंकि और तो कुछ चल नहीं रहा है इस देश में। मेरी समझ के बारे सर। ना आपको साधु बनने की जरूरत है, ना हमको राजनीति छोड़ने की जरूरत है। हमारी आपकी वो जिम्मेदारी है
ये देश की जनता है, जनता जनार्दन है। जनता अगर कभी गलत फैसलों के भी साथ चली जाए तो जनहित के मुद्दों पर लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। हम उन किसानों को, उन बेरोजगारों को, उन नौजवानों को, उन महिलाओं को नहीं छोड़ सकते जिनके साथ इस देश के अंदर न्याय हो रहा है। फैसले कुछ भी हो, हमें उनकी लड़ाई लड़नी है और अंतिम दम तक रवि राजनीति किशन करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी हम लड़ें। रवि किशन पांडे जी, रवि किशन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं हाँ। डेवलपमेंट, जिस प्रकार का लहर लेके आया हूं, गोरखपुर में रिंग रोड लेके आया हूं, पूरे ओटीटी का प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस में गोरखपुर में लेके आया हूं, इसमें मोदी जी योगी का जबरदस्त कॉपरेशन है, जहां भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दोनों तन मन धन से मदद कर रहे हैं। रवि किशन जी का कहना है कि जिस प्रकार से यूपी का एक लहर है, और ये लहर सिर्फ गोरखपुर में नहीं है, पूरे यूपी में है। तो रवि किशन जिस प्रकार से कह रहा है कि योगी मोदी, मोदी योगी, जिस प्रकार से डेवलपमेंट पे पूरे 24/7 इसमें इन्वॉल्व है, आप इसको कैसे स्टेटमेंट, क्या पूरे यूपी में वो हाल है रवि किशन का स्टेटमेंट? देखिए, रवि किशन की किसी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर सवाल का उनके पास एक जवाब है, हर हर महादेव। जब कोई सवाल पूछिए, कोई किसी पत्रकार ने पूछा कि एक महिला और एक बिटिया कह रही है कि वो आपकी पत्नी है और बेटी कह रही है आप उसके पिता है, कल हर हर महादेव। पब्लिक समस्या बताएगी तो कहेंगे हर हर महादेव। तो रवि किशन जी जो बात याद कर लिए हैं, रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड आज तक तो गोरखपुर में शुरू नहीं हुआ कहीं बनना। गोरखपुर में जब बरसात का सीजन 15-20 दिन बाद शुरू होगा तो बुरी तरह जल जमा होता है, बुरी तरह जल जमा होता है, घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। अभी उस पे 100% काम इस सरकार नहीं कर पाई। 7 साल से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैंने कहा ना कि हम लोगों की कनेक्टिविटी कमजोर है। अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारी कनेक्टिविटी कमजोर है, हम पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं हम अपनी बात। जी, लेकिन पांडे जी इस बार तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद है कि आपके खुद के जो प्रोजेक्शन है शायद वही सच होंगे, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि हर जगह पे ये देखा गया कि पब्लिक ने चुनाव अपने हाथ में लिया। हर जगह पे पब्लिक खुद उमड़ के गई, खुद लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया। मुझको ऐसा लगता है कि लोगों ने खुद ने ये तय किया है कि इस बार हम लोग ये करेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। मतलब ये रिजल्ट देख करके, एग्जिट पोल देख करके, मैंने पहले कहा इस बात को, एक ही पोलिंग सेंटर के अगर 2 बूथों पे आप चलिए तो एक बूथ पे मतदाताओं से अगर आप बात करेंगे तो किसी दूसरी विचारधारा के साथ जाएगा। उसी के बगल वाले बूथ पे आप बात करेंगे, हो सकता है उसकी विचारधारा दूसरे के साथ हो। ये जो सबसे बड़ा परसेप्शन बनाया जा रहा ना कि ये जो सर्वेज है ये केवल एक गुमराह करने की प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की प्रक्रिया। और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो सीटें बताई गई उससे कम सीट 4 जून को इंडिया गठबंधन का नहीं आएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब मिनिमम 295 सीट। जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम लोग आपको मुबारकबाद देंगे 4 जून को। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल बिल्कुल 4 जून को मैं आपके साथ फिर रहूंगा जी, और 4 जून को पुनः वार्ता होगी। क्या बात है सर। और 4 जून को मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में ही जो आपकी प्रोजेक्शन है, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट करी है कि इतनी सीटें आएंगी आपको और कांग्रेस को मिला करके, उसमें अगर 5-10 नीचे भी हो जाएं, अगर उतनी भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी रियली एंड ट्रूली अ वंडरफुल अचीवमेंट। इट इज नॉट एज इफ आई एम अगेंस्ट मिस्टर मोदी, बट ऑल आई एम सेइंग इज जो भी होना चाहिए सर, ऐसे होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बोथ साइड्स हैव टू बी स्ट्रांग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष जो है वो इतना ताकतवर हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि अपनी मनमानी करना शुरू कर दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान में जब भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है
बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है, जहां पर दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। बिल्कुल सर। ये ऐसा मेरा मानना है सर। अब पता नहीं इसके बारे में आप क्या सोचते बिल्कुल। हैं? जब कोई व्यक्ति एक तरीके से लगातार उसको ताकत मिलती जाएगी जी तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि व्यक्ति तानाशाही की तरफ जाएगा। और मैंने कहा ना, अब चूंकि ये मुद्दों का वक्त नहीं है, मुद्दों पे चर्चा करने का वक्त नहीं है, अब तो अनुमान आ रहे हैं, सरकार की संभावनाएं बताई जा रही हैं, 4 जून को परिणाम आने हैं। लेकिन जिन लोगों को इस देश से भ्रष्टाचारी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको भ्रष्टाचारी बताया था, वो सब दोस्त है मोदी जी के। जो मोदी जी के साथ है वो सब सुरक्षित है, जो खिलाफ है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई अन्य नेता हो, सब जेल के सलाखों पे। तो इन सब मुद्दों के बाद भी अगर इस तरीके की स्थिति है तो फिर इन एनी इवेंट सर, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये जो केजरीवाल जी बता रहे हैं, बाकी सब लोग बता रहे हैं कि रशिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी, वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता सर। हिंदुस्तानी आदमी जो है, इंसान जो है, बहुत अकल वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो संविधान से खिलवाड़ करेगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू। Right, I can, looking at the results of Punjab and looking at the results of Delhi, which have come out, Yes, sir. that's where my faith in these exit polls has gone for a toss, very frankly. Because this is ridiculous, come on. I mean, nobody is going to believe. Nobody can believe that Punjab will fare so badly where Aam Aadmi Party is concerned, and Delhi will fare so badly where Aam Aadmi Party is concerned. And the Congress as well. Exactly. So if you're saying that the BJP is sweeping Delhi and getting all 7 seats, Then, I mean, there are a lot of things to be. then maybe people are right. I don't know which election I'm watching. I don't know which election you're watching, Pradeep ji. Bilkul. Maybe we should change our profession. Maybe we should go into something else. Yeah. Exactly. Well, in any event, we shall know all that very, very shortly. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को चुनाव खत्म हो चुके हैं। भारत के सबसे बड़े उत्सव की सफलतापूर्ण संपन्नता की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। 4 जून को उसका परिणाम आ जाएगा, मालूम पड़ेगा कौन कहां पर है। We'll also come to know, so will you, and that's just about it. We'll of course be here. We'll of course be talking again and again and again about issues that really concern everybody, including the biggest issue which concerns all of us. We want to focus on that, which is the heat wave and the environment, and we'll be focusing more on that in the days and weeks to come. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. Please subscribe to the channel. अभी छोटी सी घंटी बजी थी, अब बज गई ठीक तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये कहना है प्रदीप जी, सरकार जो मर्जी आए, मुंबई शहर में जो 4 नदियां, उनमें से जो जा रहा है वो पूरा जहर मुंबई शहर में फैलाती हुई जाएंगी, और अभी भी जा रही हैं। और जिस जगह पर जहर बहता है वहां पर जहर ही पैदा होगा साहब। एक चीज याद रख लीजिए, बड़ी पुरानी कहावत है, जहर और अमृत को, यानी अमृत इज क्लीन वाटर एंड जहर इज सुअर वाटर, सुवेज वाटर, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाता कभी भी। That has been a tradition in India. It's a 10,000-year-old tradition. I hope we are able to go back to that. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।